हमने आपको दिखाया कि आखिर किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और इसके अलावा किसी भी धोखाधड़ी का शिकार नहीं होना है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है, मैं बता देती हूँ आपको। धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं डॉक्टर आदित्य पांडे जी, और इसके अलावा शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए ऋषिकेश से, और सचिन सैनी जुड़ गए हरिद्वार से। शुभांगी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है और आप इस समय ऋषिकेश में हैं, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से इस दिन का इंतजार हो रहा था कि आखिर कब चारधाम यात्रा शुरू होगी, और आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। आज से चारधाम का आगाज होने जा रहा है और इस वक्त मैं ऋषिकेश में मौजूद हूं, जो कि प्रवेश द्वार है। यहीं से होते हुए यात्री जो है वो जाते हैं। और ऐसे में देखिए, रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, उसके बाद अब हाल ही में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो भी खोल दिए गए। और सुबह से ही आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर लोग जुट रहे हैं। ये इस बार जो पंजीकरण काउंटर्स है, खास बात यह है कि उन पंजीकरण काउंटर्स को डबल कर दिया गया है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी तक रजिस्ट्रेशन की बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की देखी जा रही है, 20 लाख के पार रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऐसे में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के जो काउंटर्स हैं उनको भी डबल कर दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है कि पिछली बार हमने देखा था कि कई ऐसे यात्री थे जो यहां तक जरूर पहुंचे थे लेकिन दर्शन नहीं कर पाए थे। ऐसे में इस बार कोई भी यात्री बिना दर्शन करे ना लौटे, इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। और यही कारण है कि तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी लगातार मुख्यमंत्री देते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे तो आज सुबह से ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर जुट रही है। देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। उनके रजिस्ट्रेशन जो है सुगम तरीके से करवाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और तमाम फैसिलिटीज जो है यहाँ पर पहुंचे यात्रियों को दी जा रही है, ताकि उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। ऐसे में देखिए, यहाँ पर कई सारे यात्री हैं। एक बार कोशिश करेंगे कि इनसे भी हम बातचीत करें कि आखिर कहाँ से यहाँ आज पहुंचे हैं, कहाँ से आए? मैं बेंगलोर से आया। बेंगलोर से? अच्छा, चारधाम की यात्रा करने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? हाँ, करवा। कितने उत्साहित हैं? आए हैं इससे पहले चारधाम? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम आए हैं। कितने उत्साहित हैं? क्योंकि आपने सुना होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हैं? हम केदारनाथ जा रहे हैं। केदारनाथ जा रहे हैं। हाँ। पहली बार आए? पहली बार आए हैं। रजिस्ट्रेशन करवा लिया? रजिस्ट्रेशन करवा लिया। सही तरीके से हो गया? कोई दिक्कत? अच्छे से, बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है यहाँ पे और अच्छा। आज से चारधाम की शुरुआत हो गई है, कितने उत्साहित हैं दर्शन बहुत करने बहुत के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अति सुंदर। तो देखिए, आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग जो है पहुंच रहे हैं और यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोगों के लिए फैसिलिटीज जो है अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो पुरुषों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है, महिलाओं की लाइन आप देखेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में दिखाऊंगी, यहाँ पर महिलाओं की लाइन जो है वो लगी हुई है। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से काउंटर्स बनाए गए हैं और बड़ी संख्या में लोग सुबह से पहुंच रहे हैं। रजिस्ट्रेशन अभी तो देखिए शुरुआत है, अभी हालांकि उतनी ज्यादा भीड़ नहीं नजर आ रही है, लेकिन अगर हम देर तक देखेंगे तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। कोई बेंगलोर से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई देश के अलग अलग कोनों से आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की है कि इस बार जो क्राउड मैनेजमेंट है वो किया जा सके, ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो किया जा सके, और जो श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से पहुंच रहे हैं वो सुगम तरीके से चारों धामों की यात्रा कर सके। क्योंकि कई ऐसे धाम है जैसे केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, कई जगहों पर हमें ट्रैक भी करना होता है। जैसे केदारनाथ में हमें 20 किलोमीटर के करीब ट्रैक करना होता है। इसी तरीके से बद्रीनाथ और गंगोत्री में तो डायरेक्ट धाम तक गाड़ी जो है वो पहुंच जाती है, लेकिन कई लोग खच्चर का सहारा लेते हैं, कई लोग पैदल जाते हैं यात्रा में, कई लोग जो है हेली सेवा का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में हेली सेवाओं की बुकिंग्स भी लगातार फुल होती नजर आ रही है और जिस तरीके से बड़ी संख्या में आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं, 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि पिछली बार से भी ज्यादा इस बार टूरिस्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आदित्य पांडे जी लगातार बने हुए। आदित्य जी, सबसे पहले तो आपको अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का ये दिन कितना खास है, कितना खास है? क्योंकि चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है, श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन कब हो और उसके बाद वो अपनी यात्रा प्रारंभ करें। आपसे समझना चाहेंगे इस दिन के महत्व को लेकर। सबसे पहले तो आपको हिंदी और हिंदी खबर के सभी जो भक्त हैं और जो फॉलोअर्स हैं उनको भी अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया आज है और आज लगा हुआ है शोभन योग। शोभन योग यानी कि शुभ करने वाला योग। ऐसे में जो आज चारधाम की यात्रा का प्रारंभ हो रहा है ये पूर्णतः शुभ कारक है, सभी के लिए शुभप्रद है, शुभ फलदायी है और सभी को लाभ देगा। हर प्रकार से माता यमुनोत्री, माता गंगोत्री
जो गंगा माँ और यमुना माँ का जो गर्भ स्थान माना जाता है, वहां के दर्शन करना के लिए जो आज यात्रा प्रारंभ होगी, ये बहुत ही शुभ फलदायी है। ये निर्विघ्न पूरी होगी, बिना किसी भी बाधा के पूरी होगी, ऐसा हमें दिख रहा है। हम्म, बिल्कुल। और अक्षय तृतीया को लेकर हम जानना चाहेंगे आदित्य जी आपसे कि आज क्यों इसे बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि आज से वैवाहिक जो कार्य वो भी संपन्न हो जाते हैं। इसके अलावा हर शुभ दिन का इंतजार जब किया जाता है तो अक्षय तृतीया सबसे पहले आ जाता है। आज गोल्ड खरीदने भी जो है वो काफ़ी शुभ माना जाता है। तो ऐसे में आखिर क्या है अक्षय तृतीया, इतनी खास क्यों है हिंदू धर्म में? जी, सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, यानी कि जो कभी भी डिकम्पोज ना हो, डिके ना हो। तो अक्षय तृतीया एक ऐसा मुहूर्त है जिस पर कोई भी मांगलिक कार्य अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको मुहूर्त निकालने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि नॉर्मली आप कोई भी कार्य करते हैं तो हम लोग पंचांग यानी तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इन पांचों अंगों को देखते हैं, तभी हम आपको बताते हैं कि इस दिन कोई भी काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मगर अक्षय तृतीया के दिन ऐसा कुछ देखने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन जो भी धातु या मूल्यवान सामान खरीदा जाता है, कहते हैं कि उसकी कीमत में कभी कमी नहीं आती। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, अगर आज के दिन सोना या फिर अन्य मूल्यवान धातु खरीदे जाते हैं तो फिर उनकी कीमत में कमी कभी नहीं आती, यानी उनमें क्षय कभी नहीं होता। इस दिन जो दान पुण्य किया जाता है उसका जो फायदा है वो भी कभी खत्म नहीं होता, यानी उसका भी क्षय कभी नहीं होता। बिल्कुल, यानी कि आज के दिन जो है वो सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा दान ज़रूर करें क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। सर, मैं आऊँगी आपके पास वापस से। हमारे साथ हरिद्वार से सचिन सैनी जुड़ गए हैं। सचिन, हरिद्वार में अभी क्या तस्वीरें? आपसे कल भी हमने जानकारी ली थी कि रजिस्ट्रेशन सेंटर पर आप थे और जानकारी दे रहे थे, लेकिन आज क्या रजिस्ट्रेशन अच्छे से हो रहा है? क्योंकि कई लोगों की थोड़ी परेशानियां भी थी। क्या प्रशासन अभी पूरी तरह से मुस्तैद है? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, हरिद्वार जो है पहला पड़ाव कहीं ना कहीं यात्रा के लिए चार धाम यात्री जो हरिद्वार आते हैं सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं, उसके बाद ही इन चारों धाम की ओर रवाना होते हैं, क्योंकि गाड़ियां जो चार धाम की यहीं से रवाना होती है। और मैं सर रजिस्ट्रेशन के काउंटर पे खड़ा हूँ, यहाँ पर पीछे लगातार भीड़ है और सभी अपने चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद चार धाम यात्रा करने के लिए सुचारू रूप से तैयार है। और पूरी तरह से शासन प्रशासन की बात करें तो हर तरह से लगातार प्रशासन तैयार है और चाक चौबंद व्यवस्था हरिद्वार में इस बार की गई है। किसी तरह की क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या प्लान है? बिल्कुल, मैं बात करूँ क्राउड मैनेजमेंट, और अगर बात करें शहर में जो हाईवे पर जो जाम लगता है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने एक रूट मैप बनाया है, जिससे लेके हरिद्वार में चार धाम के चलते कोई जाम ना लगे और सभी यात्री अपनी यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर रवाना हो। रूट प्लान डाइवर्ट किया गया है कि जो यात्री को हरिद्वार रुकना है उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था है और चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा जो यात्री यहाँ पर ठहरेंगे खासतौर पर होटल में, क्योंकि तैयारियां तो पहले से की जा चुकी है, लेकिन सारी तैयारियां हो चुकी हैं क्योंकि अब जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, इसके अलावा हर एक यात्री जो वहाँ पर पहुँच रहा है उसकी जानकारी प्रशासन को हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये यात्रा है और सुरक्षा भी इसमें रखनी होगी। तो इसको लेकर क्या प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है? बिल्कुल, मैं साफ तौर से बताना चाहूंगा आपको, जिस तरह से आपने बताया जो भी यात्री हरिद्वार आ रहा है और कहने का शासन प्रशासन की नजर में है, एक यहाँ पर हर तरह से कैमरे लगे हुए हैं और कोई भी रजिस्ट्रेशन कराए या यात्री हरिद्वार में कहीं भी रहे और चार धाम को लेकर रवाना हो, उसको लेकर भी व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक चौबंद है। व्यवस्था जो हर चौक चौराहे पर जो कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस की निगरानी कहीं ना कहीं यात्रियों को भी है और जो भी यहाँ पर आएगा हरिद्वार में जो भी यात्री पहुंचेगा उसको लेकर कहीं शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ठीक है शुभांगी, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह से यात्राएं शुरू होती हैं तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट में फेल नजर आता है, लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इसको लेकर क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए चारधाम के दौरान क्राउड मैनेजमेंट जो है एक सबसे बड़ी चुनौती है। हर वर्ष हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ अव्यवस्थाएं जो है वो सामने आती हैं और उसी से सबक लेते हुए इस बार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। देखिए सबसे पहले देखिए, क्योंकि बड़ी संख्या में गाड़ियां यहाँ पर आती है, ट्रैफिक किस तरीके से मैनेज होगा इस पर डीजीपी खुद नजर बनाए हुए हैं। उनके द्वारा तमाम विभागों को निर्देशित किया गया, ट्रैफिक प्लान पूरा तैयार किया गया है कि आखिर कहाँ से रूट जो है वो डाइवर्ट किए जाएंगे, गाड़ियों के पार्किंग की क्या कुछ व्यवस्था होगी, क्योंकि पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती थी। इस बार यहाँ पर IDPL जो
ग्राउंड है उसको भी रखा गया है, ताकि जब लोड बढ़ेगा, भार बढ़ेगा, तो गाड़ियों को वहां पर पार्क करवाया जाएगा। इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, इस बार पुलिस विभाग पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैयार है। इस बार कई सारे जोन्स में, कई सारे सेक्टर्स में जो है चारधाम रूट को बांटा गया है। 137 सेक्टर और 37 सुपर जोन में बांटा गया है और 100 से ज्यादा हिमालय ट्रेन्ड ड्राइवर्स को इस बार जो है इसमें लगाया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है, हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज है, ऐसे में कई बार दुर्घटनाओं की खतरा भी जो है वो बना रहता है। तो जो ट्रेन्ड ड्राइवर्स हैं, जो पहाड़ों में गाड़ियां चलाते हैं, उनको और अच्छी तरीके से ट्रेन करके इस बार चारधाम यात्रा करवाने के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पूरा प्लान जो है तैयार किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन जो है वो तैनात रहेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो पहलगाम मामला हुआ है, जो वहां पर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश में भी अलर्ट मोड पर पुलिस विभाग है। मुख्यमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं और हर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन को अलर्ट रखने की बात कही गई है। और खासकर जब धामों में लोग पहुंचते हैं, वहां पर उनका जो दर्शन है वो सुगम तरीके से हो। टोकन सिस्टम वहां पर रखा गया है, टोकन लेंगे और दर्शन करेंगे और सही तरीके से उनके दर्शन हो पाए। रील्स वहां पर बैन की गई है, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आज तक पहुंच रहे थे जो वहां पर केवल रील बनाने आ रहे थे, या उससे कुछ ना कुछ अव्यवस्थाएं जो है वहां पर देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में 100 मीटर के दायरे में जो धाम है उनकी वहां पर कोई रील नहीं बना पाएगा। और जब वहां पर चार धामों के दर्शन के लिए लोग जाएंगे तो पुलिस प्रशासन वहां पर क्राउड मैनेजमेंट करेगा, उनको किस तरीके से लाइनों में लगाकर हर श्रद्धालु को पूरे अच्छी तरीके से दर्शन हो पाए, टोकन सिस्टम के साथ दर्शन हो पाए, मैनेजमेंट प्रॉपर हो पाए, इस पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ से क्योंकि ऋषिकेश से हरिद्वार से होते हुए चारधाम की यात्रा के लिए श्रद्धालु निकल रहे हैं, तो रास्ते में उनके खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी, शौचालय की क्या व्यवस्था होगी, और क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो महंगे होटल्स में खाए पिए, इसलिए इस बार निःशुल्क चाय की व्यवस्था, निःशुल्क खाने की व्यवस्था जो है श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है। और इस वक्त भी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर श्रद्धालु सुबह से लगातार रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ जो ट्रांजिट कैंप है, यहाँ पर भी निःशुल्क चाय की व्यवस्थाएं भी की गई है, कई सारे कैंप्स बनाए गए हैं। यहाँ पर जो श्रद्धालु कई घंटों तक इंतजार करते हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इस पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। और क्योंकि सबसे ज्यादा लोड इस वक्त ऋषिकेश और हरिद्वार में पड़ता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इसी रूट से होते हुए जाते हैं, इसलिए खास ध्यान जो है ऋषिकेश हरिद्वार पर दिया जा रहा है। बीते दिन हमने देखा कि तमाम 3 जिलों के जो एसएसपी है वो भी यहाँ पहुंचे थे, डीजीपी खुद यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे, और मुख्यमंत्री तो लगातार चारधाम को लेकर बैठकें भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है आज जब कपाट खुलेंगे तो वहां पर भी मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले हैं। तो आशा हम यही कर रहे हैं कि आज से, क्योंकि चारधाम यात्रा प्रदेश में शुरू हो रही है, आगाज हो रही है, और देवों की भूमि उत्तराखंड है, तो ऐसे में हम आशा यही करते हैं कि सुगम तरीके से इस बार की जो यात्रा है वो संचालित हो, बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु जरूर पहुंचे, क्योंकि हमारी आर्थिकी की रीढ़ ये यात्रा मानी जाती है। कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश का फायदा, प्रदेश की आर्थिकी जो है वो मजबूत होती है। ऐसे में हम यही चाहेंगे कि पिछली बार तक जो अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही थी वो इस बार ना होकर यहाँ से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो अच्छा संदेश लेकर वापस लौटें। शुभांगी, कपाट खुलने का क्या समय है? आज यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। बिल्कुल, देखिए गंगोत्री धाम के कपाट जब खुलेंगे 10:30 बजे के करीब उनके गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो खुलने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है खुद पहुंचेंगे और वहां पर कपाट खुलने के दौरान मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज खुल रहे हैं। 2 तारीख को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो यानी कि आज से गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से चारधाम का आगाज हो गया है। माँ यमुना, माँ गंगा का स्वरूप वहां पर है और उन्हीं की पूजा पाठ जो है वो की जाती है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री आज गंगोत्री पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे पहले गंगोत्री के कपाट जो है वो खुलने जा रहे हैं, उसके बाद यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे, तो आज ये जो समय निर्धारित किया गया है, आज का शुभ मौका है और यही कारण है कि बड़ी संख्या में आज लोग गंगोत्री और यमुनोत्री भी पहुंचेंगे, क्योंकि पहला दिन जो होता है चारधाम का जब आगाज होता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, अपने आप में खास होता है। और पूरे प्रदेशवासियों के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि देश से विदेश से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाए, हमारे देवभूमि उत्तराखंड से एक अच्छा संदेश लेकर जाए, इसको लेकर सरकार जो है प्रयासरत है। ठीक है, मैं शुभांगी आपके पास लौटूंगी। विपिन नेगी हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ गए हैं। विपिन, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, आज चारधाम की शुरुआत जिस तरह से गंगोत्री यमुनोत्री की हो गई है, कहीं ना कहीं वर्षा आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से जो है यात्री ऋषिकेश होता हुआ चारधाम के लिए लगातार जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अभी आज सुबह से नहीं, रात से जो है लगातार यात्री जो है यहाँ पर अपनी अपनी तैयारियां करके जो है चारधाम की अपनी अपनी यात्रा की ओर जा रहा है। खासतौर से यमुनोत्री गंगोत्री जो है उसके लिए स्पेशल जो लोग हैं अभी
अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है अपने अपने सफर के लिए, अपने गंतव्य के लिए निकल चुके हैं। और सबसे विशेष बात ये भी देखने को मिल रही है कि सबके अंदर बड़ा हर्ष उल्लास से वो जा रहे हैं, बड़ी खुशी से। और बड़ा उत्तराखंड सरकार के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं, जितनी पहाड़ों की या ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप या और अन्य व्यवस्थाएं, सबकी तारीफ करते हुए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। आदित्य जी, आज मां यमुनोत्री और मां गंगोत्री धाम के कपाट खोल रहे हैं और सबसे पहले यानी कि जैसा कि हम लगातार चर्चा करते हैं कि स्त्री स्वरूप हमेशा पूजनीय होता है, क्या इसीलिए सबसे पहले जो चारधाम यात्रा का आगाज होता है उसमें मां यमुनोत्री मां गंगोत्री की पूजा होगी विधि विधान के साथ, और उसके बाद आगे जो है चारधाम यात्रा पूरी होगी, ये बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ सनातन धर्म में सदैव ही शक्ति की उपासना से ही सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। और इसीलिए शक्ति स्वरूपा माँ यमुनोत्री का जो धाम है और माँ गंगोत्री का जो धाम है, यानी कि माँ गंगा और माँ यमुना दोनों का ही पहले दर्शन किया जाता है। उसके बाद हम लोग जो है बाबा केदारनाथ का दर्शन करते हैं और फिर बद्री विशाल जी के दर्शन करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में जो स्त्री शक्ति है उसके पूजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। स्त्री को वरीयता दी गई है, उनको हमेशा जो है पहले लिया जाता है। हम सिया राम बोलते हैं, हम राधा कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, जो स्त्री शक्ति है, उसकी ऊर्जा को वरीयता दी गई है। हमने उसको सुप्रीमेसी माना है, सुप्रीम गॉडेस बोला है। इसीलिए माता यमुना और माता गंगा के पूजन से जो पवित्रता प्राप्त होती है, उसके बाद ही हम लोग वह शुद्ध जल, वो पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ लेकर के केदार बाबा के पास पहुंचते हैं, केदारनाथ के पास पहुंचते हैं और बद्री विशाल जी के पास पहुंचते हैं। बिल्कुल आदित्य जी, और चारधाम यात्रा का पूरा लाभ, सुख समृद्धि आए, इसके अलावा कोई नकारात्मकता जीवन में ना आए, विशेष कृपा रहे चारों धामों की, इसको लेकर क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं या जो अभी घर में है वो लाभ लेना चाहते हैं, दर्शन लाभ लेना चाहते हैं? इसको लेकर कई उपाय भी हैं, कई मंत्र भी इसमें जो है वो किए जाते हैं, लेकिन इसका लाभ विशेष तौर पर मिले, कोई भी ऐसी चीज छूट ना पाए, इसके लिए कुछ खास उपाय है? जी, हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक है जो कहता है, सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रशस्तानि सतार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्र में मुदीरेत। यानी कि इस दिन, अक्षय तृतीया के दिन, दान करने से बहुत लाभ मिलता है। इस दिन जो हम चार धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं उसका लाभ अगर लेना है तो सबसे अच्छा तरीका तो है स्वयं जाके दर्शन करें, जो आप दिखा रहे हैं, लोग कर रहे हैं। दूसरा, जैसा आपने सही पूछा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं जा पा रहे किसी भी कारण से, स्वास्थ्य के कारण से, आर्थिक रूप से या पारिवारिक समस्याएं हैं, ऐसे में वो आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी दर्शन करें और उसके साथ में घर बैठे अगर उनके पास गंगा जल और यमुना माँ का जल मौजूद है तो वो जल अपने हाथ में लें, अपने पास में लें और उससे पहले 3 बार आचमन करें, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। अगर कुछ ज्यादा तरीका नहीं आता है तो फिर खाली वो जल अपने ऊपर 3 बार छिड़क लीजिए। उसके बाद में भगवान शिव जी पर वो जल चढ़ाइए और वो जल थोड़ा सा, अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो उस पर भी चढ़ाइए। आप देखेंगे कि घर बैठे भी आपको लाभ मिलेगा। भगवान विष्णु जी के बहुत सारे मंत्र हैं, परंतु अगर आप ओम विष्णुवे नमः या फिर आप जो है ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो भी आपको उतना ही लाभ मिलता है। और यदि गंगा जल और यमुना जल नहीं मौजूद है तो फिर साफ पानी में एक तुलसी पत्र डाल दीजिए और एक बेल पत्र डाल दीजिए। आप देखेंगे कि उसमें भी उतनी ही पॉजिटिव ऊर्जा तैयार हो जाएगी। ये जल लेकर के बैठ जाइए पूजा के स्थान पर, और आज का दिन जबकि अक्षय तृतीया का है तो उस समय उसका लाभ और अधिक मिल जाएगा आपको। इस दिन किया गया जो पूजन है उसका फायदा कभी क्षय नहीं होता, कभी कभी नहीं आती, क्योंकि अक्षय तृतीया इसको इसीलिए बोलते हैं कि इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य करिए, कोई भी दान पुण्य करिए, उसका फायदा परमानेंट आपको मिलता ही रहेगा और वो बढ़ता रहेगा दिन प्रतिदिन। बिल्कुल, और जिस तरह से आदित्य पांडे जी बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं कि किस तरह से चारधाम यात्रा जो है वो घर पर बैठकर उसका लाभ ले सकते हैं, इसके लिए उन्होंने जो तरीके बताए वो ज़रूर अपनाएं, इससे आपको सुख समृद्धि भी मिलेगी। और किसी कारणवश अगर आप चारधाम यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं लेकिन घर बैठे उसका पुण्य लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। हमारे साथ सचिन लगातार बने हैं। सचिन, हरिद्वार अहम पड़ाव है और ऐसे में चारधाम यात्रा का आगाज़ भी आज से हो रहा है, प्रशासन तो मुस्तैद है और क्राउड मैनेजमेंट भी हो रहा है, लेकिन अब और कौन सी चुनौतियां इस समय भी आप देख पा रहे हैं हरिद्वार में जिस पर प्रशासन को अभी और भी काम करने की जरूरत है? कुछ ऐसा है या सब ऑल ओके है?
बिल्कुल मैं बताऊं आपको, जिस तरह लगातार चार धाम का आज आगाज हो चुका है और प्रथम पड़ाव हरिद्वार ही कहा जाता है, और हरिद्वार हरिद्वार ही है, क्योंकि चार धाम यात्री जो भी आते हैं पहले हरिद्वार पहुंचेंगे, उसके बाद ही अपने यहाँ पर चार धाम की यात्रा करेंगे। और उसको लेकर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। और बात करें रजिस्ट्रेशन की, मैं रजिस्ट्रेशन सेंटर में ही खड़ा हूँ फिलहाल। रजिस्ट्रेशन सेंटर में भी एक काफी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि अभी जो ट्रेडर्स और व्यापारी हैं, क्योंकि कम उनमें कम जोश देखा जा रहा है, क्योंकि अभी उनको लगता है यात्रा कम है, कि आने वाले समय में यात्री बढ़ेंगे और तब जाकर उनका कारोबार बढ़ेगा। उसको लेकर कहीं ना कहीं वो भी बड़े उत्साहित होंगे कि चार धाम यात्रा को लेकर हर तरह की व्यवस्था की जाए। हम्म, बिल्कुल सचिन। और आज क्योंकि ये जो चारधाम यात्रा है उसे आर्थिकी की रीढ़ कहा जाता है, और ऐसे में उत्तराखंड में सबसे महत्वपूर्ण, और इसीलिए सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि इसे भव्य जो है वो तैयारियों का रूप दिया जाए, ताकि कोई भी परेशानी ना हो और हर साल श्रद्धालु यहाँ पर आए। खासतौर पर होटल हैं और अन्य जो स्थल हैं वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा कोई भी परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल मैं बताऊं आपको, इसके लिए भी तीन सेंटर बनाए गए हैं, क्योंकि जो यात्री हैं आकर रुकेंगे उसको लेकर भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। खाने पीने की व्यवस्था सब की गई है। और बात करें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सेंटर की, तो रजिस्ट्रेशन सेंटर में भी हर तरह की व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा की गई है, और कैमरों से लैस ये पूरा रजिस्ट्रेशन सेंटर है। किसी तरह की कोई दिक्कत यात्री को ना हो, और अपने गंतव्य की यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के अपने चारधाम यात्रा करे, और चारधाम यात्रा करने के बाद अपने गंतव्य की ओर रवाना हो। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो कल डीजीपी रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। उसके बाद एक पुलिस प्रशासन से ब्रीफिंग की थी कि किस तरह की कोई यात्रियों को दिक्कत ना हो, उस पर चाक चौबंद नजर बनाए रखी है पुलिस प्रशासन। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विपिन हमारे साथ लगातार बने ऋषिकेश से। विपिन, रजिस्ट्रेशन लगातार हो रहे हैं, भीड़ भी हो रही है, और ऐसे में जो चारधाम मार्ग है वहां पर, चाहे वो पैदल मार्ग हो, घोड़ा खच्चर मार्ग हो, वो सभी सुव्यवस्थित हैं, कोई परेशानी वहां पर श्रद्धालुओं को ना हो। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं जो पैदल मार्ग होता है वहां पर चुनौतियां बहुत सारी होती है, प्रशासन के सामने भी, श्रद्धालुओं के लिए भी। लेकिन इस बार क्या खास व्यवस्था है इन सभी मार्गों पर? बिल्कुल वर्षा, सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जिस तरह से अभी सरकार लगातार एक बात लेके चल रही थी, काफी समय से ऋषिकेश से और बद्रीनाथ केदारनाथ और चार धाम के लिए पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं, चाहे घोड़े खच्चर की बात करें या तमाम व्यवस्थाओं की बात करें, गार्डन। विपिन, मैं लौटूंगी आपके पास। नेटवर्क इशू की वजह से शायद आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। आदित्य जी, जैसा कि आप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, चारधाम यात्रा का महत्व क्या है, अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, लेकिन आज के दिन सोना खरीदना विशेष तौर पर शुभ क्यों माना जाता है? क्या सोने के अलावा हम कुछ और भी ले सकते हैं आज के दिन, और वो क्या है? सभी भागों में तय किया जाएगा। वो देव धातु मानी गई है, देवताओं की धातु मानी गई है। देवता हमारे जो भी आभूषण पहनते हैं वो सोने के होते हैं, इसलिए इसको विशेष महत्व दिया गया। पर ये मत सोचिए कि सोना ही लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सोने की कीमत इस वर्ष के अंत तक 1.25 लाख रुपए और 2027 तक 2 लाख रुपए क्रॉस हो जाएगी 10 ग्राम की। तो ऐसे में आम जनता के लिए शायद सोना खरीदना इतना सुलभ नहीं होगा। मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बताता हूँ जो घर बैठे सभी कर सकते हैं। एक कोई भी पीली धातु का, चाहे वो पीतल हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो सोने का हो, एक कलशा ले लीजिए, कलश ले लीजिए। उस कलश में पीली सरसों भर दीजिए, चावल रखिए और हल्दी की 11 गांठें रख दीजिए, और इसको पीले वस्त्र से ढक करके रख दीजिए। ये भी आपको उतना ही फायदा देगा जितना कि सोना खरीदना या फिर सोना रखने से होगा। इसको अगर आप अपनी तिजोरी में या फिर ऐसी जगह रखते हैं जहां पे आप कोई भी अपनी चेकबुक, एटीएम या महत्वपूर्ण सामान रखते हैं, और कुबेर भगवान जी का ध्यान करते हैं, ओम यक्षाय कुबेराय नमः, अगर ये मंत्र बोल सके तो अच्छी बात है, नहीं बोल सकते तो सरलता से सिर्फ इतना बोल दीजिए, हे कुबेर भगवान आप यहाँ पर आकर के स्थापित हो। तो आप देखेंगे कि इस साल आप ये जो कलश रखेंगे, अगले 1 वर्ष के अंदर ये कलश आपके घर में बरकत लाएगा, आर्थिक संपन्नता लाएगा, समृद्धि लाएगा, और घर में सभी को निरोग प्राप्त होगा। इसलिए बहुत सरल उपाय है जो कि बहुत सस्ता है, और आप घर बैठे भी कर सकते हैं। और आज के दिन खास विशेष पूजा भी होती है आदित्य जी? जी बिल्कुल होती है। अक्षय तृतीया के दिन पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा या फिर कोई भी देव नदी का स्नान करना भी बहुत शुभ माना गया है। साथ ही इस दिन प्रातःकाल उठ करके नहा धोकर तैयार होकर के गंगा जी के और यमुना जी के जल से आचमन करने के बाद में आपको लक्ष्मी जी, कुबेर जी और गणपति जी का पूजन करना चाहिए। इसको करने से साल भर तक आपको इसका फायदा मिलता है। गणेश जी का इस दिन जो पूजन किया जाता है, उससे जिन बच्चों का कंसंट्रेशन वीक है उनके कंसंट्रेशन में बहुत हेल्प मिलती है।
जो लोग कुबेर भगवान जी का इस दिन पूजन करेंगे, अगर उनके ऊपर कर्ज की समस्याएं हैं तो कर्ज में राहत मिलेगी। और जो लोग माता लक्ष्मी का इस दिन पूजन करते हैं, उनके यहाँ स्थिर लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी जी की स्टेबल रूप आता है, क्योंकि लक्ष्मी को वैसे तो चंचला बोलते हैं, कहीं टिकती नहीं है, परंतु इस दिन अक्षय तृतीया के दिन यदि इनकी स्थापना की जाती है तो बहुत फायदा मिलता है। बिल्कुल आदित्य जी, और आपसे हम पूजा की विधि भी जानना चाहेंगे। आप ये तो जानकारी हमें दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है क्या क्या लाभ होता है, लेकिन हमारे दर्शक बहुत सारे विधि विधान भी नहीं जानते हैं, तो उन्हें आप क्या खास तौर पर बताना चाहेंगे पूजा से संबंधित? जी बिल्कुल। पूजन के लिए देखिए दो विधि है। एक तो विधि हमारी सनातन धर्म के अनुसार है, वो थोड़ा सा क्लिष्ट होता है। उसमें षोडश उपचार यानी कि सबसे पहले भगवान जी को स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, धूप दीप बंधन अक्षत तिलक करने के बाद उनको नैवेद्य अर्पित करते हैं, फिर उनकी स्थापना करते हैं। और जो सरल भाव वाली पूजा है, जिसमें कि आपको अपने प्रभु की पूजा करनी है, तो आप उनको स्थापित करिए घर पे। गणेश जी लक्ष्मी जी हम लोगों के यहाँ सबके होते हैं वो। और यदि कुबेर उपलब्ध है तो कुबेर, कुबेर नहीं उपलब्ध है तो कोई भी एक चांदी या सोने का सिक्का ले लीजिए, या फिर जो मैंने अभी आपको कलश बताया है वो कलश तैयार कर लीजिए। ये कलश रखने के बाद में ओम यक्षाय कुबेराय नमः ऐसा बोलते हुए उस कलश को घर का जो नॉर्थ ईस्ट है यानी कि ईशान्य कोण है, वहां पर ले जाकर रख दीजिए। और रखने के बाद में वहां पर अच्छी सी लाइट जला दीजिए, लाइटिंग कर दीजिए ताकि ब्राइट लाइट रहे। और घर में कोई भी मांगलिक मंत्र, जैसे कि आजकल तो हर किसी के घर में जो है MP3 और ऑडियो भी है, और आपके माध्यम से उन लोगों को पॉजिटिव एनर्जी घर पे बैठे मिल रही है, तो फिर मंत्रों का वहां पे जाप कर लीजिए, या फिर मंत्र चला दीजिए। मंत्र भगवान विष्णु जी का हो सकता है, माता लक्ष्मी का हो सकता है, और कुबेर जी का हो सकता है। इससे वो कलश जागृत हो जाता है। जागृत होने के बाद उस कलश को उठा करके अपने वैल्यूएबल वाले स्थान, जहां भी आप तिजोरी रखते हैं, कैश रखते हैं, आजकल ATM और डिजिटल मनी का दौर है, तो जहां ATM कार्ड रखते हैं वहां पे रख लीजिए। आप बताएंगे कि ये बहुत सरल रूप से पूजन करने से आपको अगले 1 साल तक इसका फायदा मिलेगा। और जो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, या फिर जिनको कर्ज की समस्या है, या फिर जिनके पास पैसा आता तो है पर रुकता बिल्कुल नहीं है, यानी कि जेब में छेद है जो बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उन लोगों को भी साल भर तक इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सब विपिन, ऋषिकेश तो इस समय आप हैं और ऐसे में आप जानकारी भी लगातार दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि प्रशासन की कोशिश हमेशा ये रहती है कि चारधाम यात्रा पहले से बेहतर हो, हर साल हम इसमें कुछ ना कुछ ऐसा बेहतर करते जाए ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। इस बार क्या खास आप देख रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ, इस बार ये हुआ है? जी बिल्कुल वर्षा, सबसे पहले बात करें आपको कि जो ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में मैं जिस समय खड़ा हूँ यहाँ पर सबसे पहले जो व्यवस्थाएं थी, व्यवस्थाओं को काफी बेहतर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ यात्रियों के लिए भोजन और खाने पीना रहने की व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है इस बार बेहतर तौर से देखने को मिल रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी में कूलर वगैरह और पंखे वगैरह की काफी व्यवस्था यहाँ पर साथ साथ देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं, यहाँ पर मेडिकल टीम या तमाम कितनी जरूरतमंद एक यात्री को जो जरूरतें रहती हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं जो है पूरी तौर से जो है उत्तराखंड शासन ने कर रखी है। सबसे एक विशेष बात इसमें वर्षा एक देखने को ये भी मिल रही है, इस बार जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करते हुए हालांकि थोड़ा परेशानी यात्रियों को हुई है, पर कहीं ना कहीं जो एक व्यवस्था है, जैसे शासन प्रशासन की बात करें या अंदर सिस्टम की बात करें, सिस्टम तो प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, या उसका नेटवर्किंग का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या तमाम जो दिक्कतें पहले हुआ करती थी उसके आंकड़े देखे जाए तो उसके मुकाबले कहीं ना कहीं इस बार जो है बहुत बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। ऋषिकेश के अलावा अगर हम ऊपर पहाड़ों की बात करें, पहाड़ों में खास तौर से जो पड़ाव आते हैं बीच में, वहां पर स्टॉपेज पे सड़कों की बात करें, या कई जगह यमुनोत्री, गंगोत्री या केदारनाथ, बद्री सभी धामों की बात करें, तो हर जगह व्यवस्थाएं जो है इस बार शासन की तरफ से बहुत पहले से कर ली गई थी। और लगातार ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में जब जो मीटिंग होती थी, चाहे ऋषिकेश के अधिकारी हो या ऊपर पहाड़ों से पौड़ी या टिहरी के अधिकारी हो, चाहे शासन प्रशासन या तमाम जितने भी विभाग के अधिकारी हैं, सबने अपनी अपनी व्यवस्थाओं के लिए पहले से ही जो है कहीं ना कहीं पूरी मीटिंग में अपने अपडेट दे दिए थे। और लगातार इसी के साथ साथ जो है
लगातार सीएम धामी क्योंकि खुद ही इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो लगातार इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगातार शासन प्रशासन जो है बड़ा मुस्तैद नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी। शुभांगी, होटल में जब भी श्रद्धालु आते हैं तो जाहिर तौर पर वो वहां पर रुकते हैं, और ऐसे में क्या पर्याप्त होटल है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां पर श्रद्धालु आए और उन्हें ठहरने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़े? में श्रद्धालु प्रदेश में पहुंचते हैं यात्रा के दौरान, तो ये भी एक बड़ी चुनौती होती है कि उनके ठहरने की, उनके खाने पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। और इस बार इसका ख्याल रखा गया है, सरकार लगातार इस पर नजर बनाई हुई है, चाहे वो GMVN के रूम्स अवेलेबल कराए गए हैं, इसके अलावा जो होटल रूम्स हैं अब वो उसके रजिस्ट्रेशन भी लगातार, उनके ऑनलाइन भी लगातार श्रद्धालु जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा और विभाग द्वारा भी बात कही जा रही है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और इस बार किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो श्रद्धालुओं को नहीं होगी। और यही बात मैं कह रही हूँ कि इस बार कई सारे सेक्टर्स में और कई सारे जो रूट है चारधाम यात्रा का उसको बांटा गया है, और वो जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनको उनकी जिम्मेदारी बड़े बड़े अधिकारियों को दी गई है ताकि इससे अगर कोई परेशानी होती है तो उससे जल्दी निपटा जा सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब भी चारधाम यात्रा होती है कई बार ओवर रेटिंग की समस्या जरूर देखने को मिलती है। 10 रुपए की पानी की बोतल 100 रुपए में बेची जाती है, तो इस पर भी इस बार सख्त निर्देश जिलाधिकारियों को दिए गए हैं कि वो इस ओवर रेटिंग पर भी नजर रखेंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके से लूटा ना जाए प्रदेश के अंदर, और वो यहाँ से कोई ऐसा संदेश लेकर ना जाए कि वहां पर इस तरीके से यात्रियों को लूटा जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए, चाहे वो रूम्स में ठहरने की व्यवस्था हो, रास्ते में शौचालय की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, तमाम जो तैयारियां हैं वो दुरुस्त कर ली गई है। और आपदा देखिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाता है चारधाम यात्रा के दौरान। पिछले वर्ष हमने देखा था कि जब चारधाम यात्रा चल रही थी तो उस वक्त आपदा आई थी, उसमें कई लोग भी फंस गए थे। ऐसे में इस बार जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर है, अपनी टीम्स को उन्होंने तैयार रखा है और अलग अलग जगहों पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस बार CCTV के जरिए, ड्रोन्स के जरिए भी पूरे चारधाम रूट्स पर निगरानी रखी जाएगी, और जो लोग चारधाम में दर्शन करने जाएंगे उनका ख्याल खास तौर पर रखा जा रहा है, क्योंकि अतिथि देवो भव, पूरे देश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो तमाम लोग हमारे अतिथि हैं और उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे में सरकार हो या हम आम लोग हो, आम जनता हो, जो भी लोग बाहर से यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए तमाम लोग मौजूद है। प्रशासन द्वारा पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है और सरकार भी इस पर नजर बनाई हुई है। खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पल पल के अपडेट जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। शुभांगी, मौसम की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया, मौसम अभी ठीक है? बिल्कुल, देखिए अभी तो इस वक्त तो धूप खिली हुई है, लेकिन 30 तारीख से मौसम विभाग ने अलर्ट जरूर जारी किया है कि 2-3 दिन बारिश की संभावना है। और क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में चारधाम जो है वो स्थित है, ऐसे में कहीं ना कहीं बारिश होने की या बर्फबारी होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए यात्रियों से भी लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि आप लोग मौसम का अपडेट लेकर जरूर दर्शन करने जाएं, और अगर आप जा रहे हैं तो अपने साथ तमाम उपकरण रखें जो आपकी मदद कर सकता है। ऐसे में क्योंकि अब बारिश का अलर्ट भी किया गया है 30 तारीख से कुछ दिनों के लिए, ऐसे में हम देखते हैं कि हाई एल्टीट्यूड वाले जो धाम है वहां पर बर्फबारी भी देखने को मिलती है, वहां पर बारिश भी देखने को मिलती है, और वो कहीं ना कहीं चुनौती के तौर पर भी सामने आता है। ऐसे में मौसम अपडेट भी लगातार ली जा रही है और श्रद्धालुओं को भी लगातार उनसे अपील की जा रही है कि आप जा रहे हैं, आपकी यात्रा सुरक्षित हो, इस पर हम लगातार ध्यान दे रहे हैं। और उनको इस बार हम बताएं तो यहाँ पर जो कैंप्स भी लगे हुए हैं उनमें भी पहले हेल्थ चेकअप भी जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं का होगा, क्योंकि कई बीमारियां जो है श्रद्धालुओं को रहती है, चाहे BP हो या अन्य बीमारियां हो, उनका हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बार खास तौर पर ध्यान दिया है, क्योंकि हमने देखा कि चारधाम से पहले सरकार के द्वारा नियुक्तियां की गई है 40 से ज्यादा विशेषज्ञ डॉक्टरों की। इस बार चारधाम के दौरान कई विशेषज्ञ डॉक्टर जो है वहां पर मौजूद रहेंगे, मेडिकल टीम्स वहां पर मौजूद रहेंगी, और किसी भी तरीके की दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो स्वास्थ्य संबंधित, इस पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि कई बुजुर्ग लोग वहां पर आते हैं, बच्चे वहां पर आते हैं, अलग अलग जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, उनको अगर किसी तरीके की दिक्कत होती है पहले भी हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, और उसके बाद जब वो वहां पर जाएंगे तो उन्हें किसी भी तरीके की हेल्थ से संबंधित दिक्कत ना हो, इस पर भी लगातार बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात भी है शुभांगी, क्योंकि देखिए देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और अगर स्वास्थ्य उनका बीच में खराब हो जाए तो उन्हें यात्रा से वापस लौटना पड़ता है, लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए डॉक्टर्स भी तैनात किए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी तैनात है, ताकि जल्द ही उन्हें मेडिकल जो है वो फैसिलिटीज दी जाए और वो अपनी यात्रा को फिर से सुचारू कर पाए। बने रहिएगा, सचिन हमारे साथ लगातार बने। सचिन, हरिद्वार में मौसम का क्या अपडेट है इस समय?
बिल्कुल मैं बताऊं आपको, मौसम की बात करें तो मौसम कहीं ना कहीं इस बार बिल्कुल साफ मौसम है। और बताया जा रहा था कि वैसे बारिश के चांस है, लेकिन इस बार मौसम बहुत साफ है। और आज जिस तरह शुभारंभ आज चार धाम का हुआ है, और सबसे पहला पड़ाव हरिद्वार ही पड़ता है। उसके बाद यहाँ से ही यात्री अपने घर या चार धाम की ओर रवाना होते हैं। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो कश्मीरी घटना के बाद जो घटना, उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और चाक चौबंद व्यवस्थाएं हरिद्वार में की गई है, किसी तरह की कोई दिक्कतें किसी को ना हो। ठीक है आदित्य जी, और जिस तरह से जीवन में कहा जाता है कि एक बार चारधाम यात्रा जरूर करनी चाहिए हर एक व्यक्ति को, और ऐसे में जिसने ये चारधाम यात्रा की है, तो ऐसे में उनके लिए शास्त्रों में क्या जिक्र है? शास्त्र के अनुसार एक सनातनी व्यक्ति को अपने जीवन में चार धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे जीवन के चार पार्ट बोले गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जैसे ही वानप्रस्थ और संन्यास की ओर व्यक्ति उम्र में पहुंचता है, तो उसे चार धाम की यात्रा करना अवश्य आवश्यक है। और आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि आप देखेंगे कि जो पतित पावनी गंगा माँ है और माँ यमुना है, इनके दर्शन से हमारे जो नेगेटिव एनर्जी है, जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है, हमारे पाप हैं, ये सब धुल जाते हैं। इसके बाद जो प्रभु हैं हमारे भगवान शिव, जिनको कि हम केदार रूप में वहां पे पूजते हैं, तो केदारनाथ बाबा का जब दर्शन करते हैं तो सब कहते हैं भावो मेट सकत त्रिपुरारी। साथ ही भगवान शिव जो हैं वो त्रिप्रांतकारी भी माने गए हैं, और उनको हम बोलते हैं महादेव, देवों के देव है। इसीलिए सभी देवों का पूजन अगर हम करते हैं और उनके भी महादेव यानी देवों के भी जो देव हैं उनका पूजन कर लेते हैं, तो सभी प्रकार के कष्टों से हमको मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो वैकुंठ धाम के जो कंट्रोलर हैं माने जाते हैं, वो माने जाते हैं भगवान विष्णु जी, श्री हरि। तो बद्री विशाल जी के दर्शन करने से व्यक्ति अपने मुक्ति मार्ग की ओर अग्रसरित हो जाता है, यानी कि जो भी उसने लाइफ में अचीवमेंट किया है, सक्सेस पाई है, उस सक्सेस के बाद में वो अपने पुत्र पौत्र यानी कि अपनी अगली जनरेशन को वो पॉजिटिव एनर्जी दे करके आगे बढ़ जाता है। इसलिए उसका जो दर्शन है वो पूर्ण माना जाता है। यानी कि एक तरह से जो लाइफ साइकिल है वो तब कंप्लीट होती है जब आप अपनी लाइफ में दान पुण्य भी करते हैं, सक्सेस भी पाते हैं, और उसके बाद मोक्ष के द्वार की ओर बढ़ते हैं। यानी कि एक लाइफ का एक कंप्लीट साइकिल है। और सनातन धर्म में इसीलिए हम लोग कभी भी ये नहीं कहते हम सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। हम जो है एकत्र तो कर रहे हैं, एकत्रित करने के बाद में हम उसे वापस प्रकृति को अर्पित भी कर रहे हैं। इसीलिए हम जो है चारों धाम की जो यात्रा है उसको बहुत महत्व देते हैं, और सनातन धर्म में इसको इसलिए महत्व दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसी के साथ शुभांगी आपका भी शुक्रिया, विपिन आपका भी शुक्रिया, और सचिन आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। भगवान बद्री विशाल से यही कामना है कि आपकी यात्रा सरल हो, सुगम हो, सुव्यवस्थित हो, स्वस्थ हो, और कोई अड़चन आपकी यात्रा के दौरान ना आए, ऐसी कामना है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हिंदी।